Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पीड टेस्ट नंबर 44A का डिस्कशन करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्होंने इस बात को मैं मान के चल रहा हूँ कि अधिकांश लोगों ने इस मॉक टेस्ट को दिया होगा या इस स्पीड टेस्ट को दिया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। यदि आपने नहीं किया है तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आगे आने वाले जो भी स्पीड टेस्ट होते हैं उनको अटेम्प्ट जरूर किया करिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन का जो की है वो यहीं से होके गुजरता है और मेजर की अगर आप बोलोगे तो वो यही है। दूसरी बात ये कि आप लोगों से एक और विनती है कि कृपया करके जो अभी सेशन हम लोग करेंगे इसमें स्पीड टेस्ट में जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा ना, वो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना। जो क्वेश्चंस आपको लगे कि आपने नहीं किया हुआ है, मतलब या फिर जो लोग स्पीड टेस्ट दिए हुए हैं और आपने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं बनाया, उन क्वेश्चन पे डायरेक्टली आप, चूंकि इसमें टाइम स्टैम्प भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन पे पहुंच सकते हैं। वो उन लोगों के लिए जो लोग उस क्वेश्चन को बना चुके हैं या इस मॉक टेस्ट को कर चुके हैं। जो लोग नहीं किए हैं, सामने हमारे साथ आप उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली विद इन द वर्ड, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज। कितने ऐसे शब्द होंगे जिनमें किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा। तो कह रहे इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड आर अरेंज अल्फाबेटिकली, सारे शब्दों को इनको अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज किया जाए विद इन द वर्ड, है ना, हाउ मेनी वर्ड विल रिमेन अनचेंज। अब ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर कोई करेगा, यानी आप अगर इसको बना रहे हैं, इसका आंसर कर रहे हैं, तो आप इकलौते नहीं है जो आप आंसर कर रहे हैं, हर कोई आंसर कर रहा होगा। ऐसे प्रश्नों में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आप जो है यानी स्पीड पे काम कर लें, यानी बाकी लोगों से आप तब बढ़त बना पाओगे जब आप इसको स्पीड में करोगे। तो उसको स्पीड में करने के लिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो इसको समझने का तरीका एक ये है कि वे वर्ड, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्षरों को, शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में अरेंज किया जाए, और फिर कितने में परिवर्तन नहीं होगा, यानी जो पहले से ही अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे उनमें परिवर्तन नहीं होगा। और अंग्रेजी वर्णमाला चेक करने का सीधा आसान तरीका है कि वे शब्द जिनका पहला अक्षर सबसे आगे हो, सबसे छोटा अक्षर। जैसे इसमें देखें, सबसे छोटा अक्षर एफ है, पहले आगे है बिल्कुल, उसके बाद एल और उसके बाद वाई, ये अंग्रेजी वर्णमाला में पहले से ही। यहाँ डीआईपी देखो, ये अंग्रेजी वर्णमाला में पहले से ही। एलआईपी में आई सबसे छोटा लेटर है, लेकिन ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगा, इसमें चेंज हो जाएगा। नॉट में देखो तो एन सबसे छोटा लेटर है और वो सबसे आगे है, उसके बाद वो और टी लिखा हुआ है, तो ये भी एक पेयर ये भी एक वर्ड आपको मिल जाए। आर में सबसे छोटा लेटर ए है, उसके बाद ई है, पर ई जो है सेकंड पोजीशन पे नहीं है, तो आपने इसको काट दिया। तो आपने कहा जी सबसे छोटा लेटर पी है, सॉरी ओ है, ओ फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, इसको बेटा दिए। कितने मिल रहे हैं? 3 मिल रहे हैं, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 2 होना चाहिए। और इन प्रश्नों को जितना तेज आप कर सके उतना बेहतर होगा। अगला सवाल आपके सामने, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ द ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज। हर एक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, हाउ मेनी वर्ड विल रिमेन विल फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। कितने ऐसे शब्द होंगे जो मीनिंगफुल अंग्रेजी शब्द बनाएंगे, यानी जो अंग्रेजी वर्ड बनाएंगे वो मीनिंगफुल, पहले और दूसरे को इंटरचेंज करने पे। तो ये क्या बनेगा? एल एफ वाई, एल एफ वाई कोई नहीं बनेगा। ये आईडीपी बनाएगा, आईडीपी भी कोई वर्ड नहीं होता है। आईएलपी ये भी कोई वर्ड नहीं होता है। ओ एन टी ऑन्ट भी कोई वर्ड नहीं होता है। ये आर ए ई ये भी कोई वर्ड नहीं होता। और ओ टी पी, ओ टी और पी ये भी कोई वर्ड नहीं होता। यानी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड विल फॉर्म। आपका उत्तर होना चाहिए कि भाई कोई नहीं बनेगा। पर ये प्रश्न को कई बार लोग कहते हैं कि हम स्किप कर देंगे, यानी छोड़ देंगे, एग्जाम में जब हमारे सामने होगा तो हम इसको नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि श्योरिटी मिलती, कौन सा वर्ड कब अचानक से निकल आए जो हमको ना पता हो, तो इसके लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग श्रृंखला। इसमें दिए गए क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? तो टीओपी पहले लिया गया, फिर एनओटी, फिर उसके बाद एलआईपी, है ना। तो आप इसको किस तरीके से, किस नजरिए से देख सकते हैं? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा लेटर है टी, है ना, फिर उसके बाद एन, उसके बाद एन से स्टार्ट होने वाला टी है, फिर एन है, उसके बाद एल से स्टार्ट होने वाला आता है, फिर एन के बाद जो है वो एफ से स्टार्ट होने वाला आता है। यानी यहाँ पे एफ एल वाई होना चाहिए, फ्लाई आना चाहिए। और ये किस ऑप्शन में दिया? पहले विकल्प में। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 इज टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये रहा, द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड लेटर
ऑफ ऑल द वर्ड्स आर इंटरचेंज, हर एक शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। ओके, हाउ मेनी वर्ड विल फॉर्म मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, कितने ऐसे शब्द होंगे जो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाएंगे, है ना। मीनिंगफुल किसको किसको बदलने की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड को बदलने की बात कर रहे हैं। यानी ये YLF की बात कर रहा है, YLF जैसा कोई शब्द होता है नहीं। PID ऐसा कोई शब्द होता है क्या, PID पिड नहीं होता। PIL पिल ऐसा कोई वर्ड मुझे तो नहीं पता। TON टन एक वर्ड है, टन एक वर्ड है। ERA इसको क्या बोलेंगे, एरा, एरा भी होता है। और POT पॉट भी होता है। तो आपको 3 ऐसे मिल रहे हैं। सो आंसर इज टू बी व्हाट, ऑप्शन 4 विच सेज 3। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। हाँ, आप PIL पिल और PID पिड, YLF ऐसा जैसा कोई वर्ड मेरी जानकारी में नहीं है, अगर आपको कोई पता हो तो प्लीज जरूर चेक करके बोलना। चलो, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर सक्सीडिंग इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से, देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन 1 वॉवेल, एक से ज्यादा वॉवेल। यानी पहले से सब जिसमें एक वॉवेल हो उसी को देखना भी चाहिए हमें, नहीं समझे भाई, पहला ही वर्ड चेंज करना है, पहला ही अक्षर चेंज करना है, और पहले को छोड़कर एक वॉवेल किसी में हो तब तो बात है कि हाँ दूसरा वॉवेल बन जाएगा। इसमें बोल रहा है कि मोर देन 1 वॉवेल, यानी कम से कम 2 तो होना ही जरूरी है। तो जिसमें पहले स्थान को छोड़कर बाकी दोनों स्थान पे कम से कम, इसमें तो है ही नहीं कहीं। ये वॉवेल बन भी जाए तो 2 नहीं बनेगा, हम चेक ही नहीं करेंगे इसको। इसमें एक है तो D से नेक्स्ट करने पर E में बनेगा, तो ये 2 वॉवेल बना लेगा। यहाँ पे I है एक वॉवेल, तो हमने कहा LM में कन्वर्ट होगा, जो कि वॉवेल नहीं बनाएगा, हमने कहा छोड़ो इसको। यहाँ एक वॉवेल है NO में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 वॉवेल इसमें हो जाएंगे, और एक वॉवेल ऑलरेडी है यहाँ पे, एक वॉवेल यहाँ ऑलरेडी है। पहले लेटर को अगर आप, अब यहाँ पहला वॉवेल है, इसको नेक्स्ट में कन्वर्ट करोगे ना तो वो कॉन्सोनेंट बना लेगा। यहाँ पहले था तो 2, लेकिन ये कैंसिल हो गया, अब एक ही बचा। यहाँ एक पहले से है, T नेक्स्ट में कन्वर्ट होने पर U बन जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 मिलेंगे। 1 2 3 ऐसे मिलने, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, सो दैट इज द करेक्ट वन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सवाल है। A walks 11 kilometer towards the north direction, then he turns towards his right and walk for 13 kilometer. Again he walk 5 kilometer towards the south and then turns left and walk for 11 kilometer. And there he meets B and walk for 11 kilometer towards east direction. Then he turns towards left and walk for 7 kilometer. Again B walks 12 kilometer towards the west and meet to C. Okay. चलो इस क्वेश्चन को देखो, आप बनाओ इसको। आइए, तो जो लोग तो इसके पहले बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप सीधे एक्सप्लेनेशन देखना। जो लोग नहीं बनाए वो लोग इसको बनाइए। आते हैं पहले क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं। ए वॉक्स 11 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ए कितना जा रहा है, पहले नॉर्थ डायरेक्शन में 11 किलोमीटर जा रहा है, 11 नॉर्थ डायरेक्शन में गया, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 13 किलोमीटर, दाएं वो मुड़ जाता है अपने और 13 किलोमीटर चल जाता है। भाई यहाँ से 11 गया नॉर्थ डायरेक्शन में, राइट टर्न लेके 13 किलोमीटर चल के गया, ठीक है। अगेन ही वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, और फिर वो साउथ डायरेक्शन में यानी नीचे जा रहा है, 5 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, साउथ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 11 किलोमीटर, फिर यहाँ से वो बाएं मुड़ के 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, यहाँ कहीं पहुंचता है। एंड देयर ही मीट बी, यहाँ पे वो बी से मिलता है। अब यहाँ पे बी जो है स्टार्ट करता है, यहाँ पे तो ए ने स्टार्ट किया था, चलो ठीक है, इस जगह पर बी से मिलता है। Who walks 11 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अब बी यहाँ से 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। 11, ये 11 यहाँ चल के आया था, फिर ये 11 चल के आया, 11 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 7 किलोमीटर, यहाँ से वो बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 7 किलोमीटर यहाँ कहीं पहुंचता है, ठीक है। बी means B who walks 11 kilometer towards east, then he turn left and walks for 7 kilometer. Again B walk 12 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब ये बी जो है 12 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 12 जाने का मतलब पहले तो 11 यहां और एक 12 यहां पे कहीं आ जाएगा, 12 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में वो वॉक कर रहे हैं, ओके। और यहां पे जाके वो किससे मिलता है भाई साहब, सी से मिलता है, ठीक है। पहला सवाल आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार ए फ्रॉम बी, ए बी से कितनी दूरी पर है। अब ए यहां पर है, बी से ए की दूरी, यानी जहां पे बी ने प्रारंभ किया, ए और बी की दूरी बता दो आप।
तो आप बोलोगे ऐसा है कि ये वाली डायरेक्शन आप निकाल लीजिए डिस्टेंस, और ये जो लिखा हुआ ये वाला ये आपको निकालना है। यहां से इतना 11 है और 13, 11 और 13 कितना हो जाएगा 11 + 13 24 हो गया। और जो ये डिस्टेंस बनेंगी ये वाली कितनी होगी, आपको पता है यहां से यहाँ 11 है और ये 5 है, तो ये बचेगा कितना, यहां से यहाँ 6 बचेगा, यानी 1 6, तो 6 और 24, ठीक है, 6 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, इसका रूट निकाल दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर बनेगा। 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, तो कितना होगा 6 का नम 6, अगर कैरी करें 1 और 6 का स्क्वायर और 6 चौक 24 4, 6 बाहर आएगा, 6 रूट 4 + 1 5, ऐसा ही कुछ। एक मिनट रुक जाना, कैलकुलेट करते हैं इसको। इसकी वैल्यू आएगी 612, रूट में 612, ठीक है, और 612 होगा ना जी ना, ये नहीं होगा। हाउ फार ए फ्रॉम बी, ए बी से कितनी दूरी पर है, हैं? फिर से देखो इसको भाई, ए वॉक्स 11 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, ए नॉर्थ में 11 जा रहा है, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 13, ठीक है, अगेन ही वॉक्स फॉर 5 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ से 5 किलोमीटर और फिर लेफ्ट टर्न ले लेता है, ठीक है, एंड वॉक्स फॉर 11, अरे यार, और फिर यहाँ पे वो बी से मिलता है। ए अभी कहाँ पहुंच चुका है, इस जगह पे पहुंच चुका है, और अब यहाँ पे वो जाके बी जो है सी वाली जगह पे जाता है, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है, और मैं आपको बताऊं कि ये डिस्टेंस कुछ ऐसी बनेगी, ये जिसमें ये 11 है और ये 12 है, तो थोड़ा सा एक इधर गया और ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ये 7 है, यानी 7 का वर्ग और 1 का वर्ग, इसका वर्ग रूट निकाल दो, 49 और 1 का वर्ग 1 है ना, ये नहीं 50, रूट 50 है ना, तो 7.07 यही होना चाहिए, 7 7 49 और 0.07, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बनना चाहिए। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ही सवाल था, दरअसल इनका जो, चूंकि पहले वाले से हमें ऑप्शन ही नहीं मिला, हमें बहुत बड़ी वैल्यू रूट 612 मिल रही थी, तो हमें समझ में आ गया कि वो आंसर नहीं हो सकता। एक्चुअली ए जब यहाँ पहुंच गया ना और फिर यहाँ से बी चलना प्रारंभ किया, तो बी यहाँ पे आया जहाँ पे सी से मिल रहा है, तो बी सी वाली जगह पे, तो ए और बी के बीच की दूरी वो पूछ रहा था, तो आपको यहाँ से ये वाली डिस्टेंस निकालनी थी, और ये मैं पता है इधर ये हाइट पे 7 है और ये इतना 1 किलोमीटर, क्योंकि ये 12 था और यहाँ से यहाँ तक 11 था, तो एक ज्यादा जा रहा था, तो 1 का वर्ग और 7, तो वही आपका आंसर बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी किलोमीटर डिड ए कवर, ए कितना किलोमीटर चलता है, तो 11 13, तो ये हो गया आपका 24, और 5 किलोमीटर और उसमें जोड़ दो, 24 5 29 हो जाएगा, 29 में 11 और जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ए आके मिलता है बी से, तो 29 + 11 तो 30 + 40 हो जाएगा, 40 आपका किस विकल्प में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सी इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम ए, सी ए से किस दिशा में है, तो ये बात कर रहे हैं, सी ए से किस दिशा में है, तो ए यहाँ पर है, सी इस जगह पे, यहाँ पे बी मिला है सी से, तो सी अब आपका यही बनेगा। यहाँ पे यदि आप कंपास ड्रॉ करोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और ये साउथ, तो यहाँ से अगर लाइन मिलाओगे तो ये आपको नॉर्थ और वेस्ट के बीच में दिखाई देगा, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, और नॉर्थ वेस्ट किस ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, अगला सवाल आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है, जो लोग देख रहे हो फटाफट बना लो, एक मतलब ये मुझे लग रहा है 10 सेकंड 15 सेकंड का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा आपको नहीं लगेगा। ए इज मदर इन लॉ ऑफ आर हु सिस्टर ऑफ टी, और फिर कह रहे एन इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू हु इज वाइफ ऑफ के एंड सिस्टर ऑफ ए। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, चलो बनाते हैं इसमें।
ए इज मदर इन लॉ ऑफ आर, आर की मदर इन लॉ, तो आर की जो है वो पति या पत्नी की माँ ए होनी चाहिए, तो ए इज मदर इन लॉ ऑफ आर, है ना, ए मदर इन लॉ आर की, हु सिस्टर ऑफ टी, आर के बारे में कह रहा है, आर के लिए कहा गया आर हु सिस्टर ऑफ टी, आर किसकी बहन होगी भैया, टी की बहन होगी, तो आर फीमेल है, आर फीमेल, इसका मतलब इसका विवाह किसी पुरुष के साथ हुआ है और ए के बेटे के साथ उनका विवाह हुआ है, ठीक है। एन इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू हुज वाइफ ऑफ के, एन किसका भाई है, एन इज ब्रदर ऑफ, एन भाई किसका है, डब्ल्यू का, हुज वाइफ ऑफ, डब्ल्यू किसकी पत्नी है, के की पत्नी, आर जो है सिस्टर ऑफ ए, तो डब्ल्यू हुज वाइफ ऑफ के एंड सिस्टर, है ना, एन इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू हु इज द वाइफ ऑफ के एंड सिस्टर ऑफ ए, यानी किसके लिए कह रहे हैं, डब्ल्यू के की वाइफ है और ए की सिस्टर है, ठीक है, के की वाइफ और ए की सिस्टर, एन इज ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, एन किसका भाई हो गया, डब्ल्यू का, तो के यहाँ पे मेल है। अब आप ये देखो कि इन सभी को आप इस जगह पे व्यवस्थित कर सकते हो जिसमें आप एन, ए और के, ए का विवाह किसी के साथ हुआ नहीं दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पे डब्ल्यू बना सकते हो, यहाँ पे डब्ल्यू बना लिया महिला के रूप में, यहाँ पे आपने एन को बना लिया, ये सभी सिबलिंग्स दिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे एन पुरुष के रूप में हो गया, और डब्ल्यू का विवाह किसके साथ हुआ है, के साथ हुआ है। बाकी सारी लाइनें एक बार फिर से हम देख लेते हैं, जिसमें कह रहे हैं ए माँ है, मदर इन लॉ है आर की, ए इज मदर इन लॉ ऑफ आर हु सिस्टर ऑफ टी, ए किसकी सिस्टर है, सॉरी आर किसकी सिस्टर, टी की, एन इज द ब्रदर ऑफ डब्ल्यू, एन किसका भाई है, डब्ल्यू का भाई है, जो कि के की पत्नी है, डब्ल्यू किसकी पत्नी है, के की पत्नी है, और बहन है किसकी, ए की बहन है, यानी जो डब्ल्यू है वो ए की बहन है, तो यहाँ पे डब्ल्यू फीमेल के रूप में, ए की बहन के रूप में, ठीक है। ए का जेंडर कहीं पता चल रहा था, ए इज मदर, हाँ ए इज मदर इन लॉ। अब इतना बनाने के बाद पहला, हाउ मेनी फीमेल आर देयर इन द फैमिली, परिवार में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 1, 2 और 3 महिला सदस्य तो हमें कम से कम दिख रहा है, एक टी भी महिला हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, तो 4 भी हो सकते हैं, इसके लिए हमारा आंसर होना चाहिए सी एंड डी, इधर इट इज गोइंग टू बी 3 और 4, 3 होगा या 4 होगा। अगले प्रश्न पे आओ, हाउ इज एन रिलेटेड टू के, एन के का क्या लग रहा है, तो एन का जेंडर पता है मेल है, और के की पत्नी के भाई के रूप में एन निकल के आ रहा है, तो पत्नी के भाई कौन होंगे, ब्रदर इन लॉ कहलाएंगे, यानी हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, विकल्प एक ब्रदर इन लॉ सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ उतना समझ में आ गया होगा। अगला सवाल आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित, सॉरी सिविज्म से संबंधित है। मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा हर एक क्वेश्चन के लिए 10-10 सेकंड आप ले सकते हो डायग्राम बनाने के लिए, और डायग्राम बनाने के बाद आपका जो भी आंसर यहाँ से कंक्लूजन चेक करने के बाद निकले वो आप पोस्ट जरूर करिए, ठीक है। आप अगर ये इसको लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं तो वहाँ पे आंसर जरूर डालिएगा। चलो पहला क्वेश्चन है, ओनली फ्यू रेड इज येलो, केवल कुछ रेड येलो है, ओनली फ्यू रेड इज येलो, ठीक है। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो ब्लू नहीं है। ओनली फ्यू ब्लू इज ग्रीन, केवल कुछ ब्लू ग्रीन है। और जब कह रहे हैं ओनली फ्यू ब्लू इज ग्रीन, तो ब्लू का कुछ हिस्सा ग्रीन बनेगा, साथ में ब्लू का कुछ हिस्सा ग्रीन के लिए आप नेगेटिव बनाओगे। सम ग्रीन आर पिंक, कुछ ग्रीन पिंक है, ठीक है। फिर से देखो, ओनली फ्यू रेड इज येलो, जब ओनली फ्यू रेड येलो बोला तो रेड का कुछ हिस्सा येलो के साथ नेगेटिव बना लो। नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो ब्लू नहीं है। ओनली फ्यू ब्लू इज ग्रीन, केवल कुछ ब्लू ग्रीन है, और कुछ ग्रीन जो है वो पिंक है। और पहला कंक्लूजन कह रहा है ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रेड के ब्लू होने की संभावना है, तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रेड का कुछ हिस्सा येलो के साथ जुड़ा हुआ और येलो नेगेटिव है ब्लू के लिए, तो सारा रेड को हम ब्लू के अंदर नहीं रख पाएंगे, संभव नहीं है, पहला गलत हो गया। सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक के, पिंक यहाँ पर है और ब्लू यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में वैसे कोई संबंध ही नहीं दिया गया है, और जब संबंध नहीं दिया गया होता तो संभावना का कोई कंक्लूजन लिखा हो सही हो जाएगा। सम येलो आर पिंक, कुछ येलो पिंक है, येलो यहाँ पे पिंक यहाँ पे, कोई रिलेशन हमें सामने से नहीं दिख रहा है, तो हमने कहा ये कंक्लूजन गलत हो गया। केवल सेकंड सही हो रहा है, और केवल सेकंड सही होने का मतलब जो पहला विकल्प हमारा दिया हुआ है वो करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े क्वेश्चन है पर ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। आप लोगों को फिर से इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से 15 सेकंड आप ले सकते हैं इसको बनाने के लिए, और फिर इसका आंसर अपने आप सोच के, या फिर अगर आप स्ट्रीम में देख रहे हैं तो उसका आंसर करिए, और वैसा नहीं है तो आप इसका आंसर जो है वो बाद में देख रहे हैं तो बाद में भी कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर, जो भी आपको लगता है खुद से बनाइए लेकिन ज़रूर, ठीक है। ओनली माउस इज डेस्कटॉप, केवल माउस डेस्कटॉप है, यानी पहली बात तो सारा डेस्कटॉप क्या है, माउस है, ऑल डेस्कटॉप इज माउस, है ना। और ओनली फ्यू माउस इज सीपीयू, केवल कुछ माउस सीपीयू हैं,
तो कुछ माउस सीपीयू बनेंगे और साथ में माउस का कुछ हिस्सा सीपीयू के लिए नेगेटिव बनेगा। ओनली का अर्थ रिवर्स ऑर्डर में ऑल होता है और एक इसका लिटरल मीनिंग भी दोनों फॉलो करना है, यानी डेस्कटॉप किसी और के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए अंटिल अनलेस दिया ना गया हो। ओनली फ्यू माउस इज सीपीयू, केवल कुछ माउस सीपीयू हैं। और फिर कह रहे कोई सीपीयू कैमरा नहीं है, कोई भी सीपीयू किसके लिए नेगेटिव है, कैमरा के लिए नेगेटिव है। नो डेस्कटॉप इज कैमरा, कोई भी डेस्कटॉप कैमरा नहीं। मैं तो इसको यही बोलूंगा कि ये कंक्लूजन सही है। अब आपको क्या आंसर करना है वो अलग बात है, पर चूंकि यहाँ ओनली माउस इज डेस्कटॉप, केवल माउस ही डेस्कटॉप हो सकता है और कोई डेस्कटॉप नहीं है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। बाकी सबके साथ इसका मतलब डेस्कटॉप का नेगेटिव रिलेशन है, डिफॉल्ट ही होगा वो। अगर ओनली अ फ्यू में आप नेगेटिव कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं कंसीडर करते? हाँ, रिवर्स ऑर्डर में ऑफ कोर्स ऑल बनेगा, पर ये भी रहेगा। ओनली माउस इज डेस्कटॉप का मतलब ये हुआ जैसे सारे डेस्कटॉप माउस बनेंगे वो तो कंफर्म है, और माउस डेस्कटॉप के साथ किसी और का रिलेशन भी नहीं होगा, ये भी कंफर्म है। पहला, नो डेस्कटॉप इज कैमरा, कोई भी डेस्कटॉप कैमरा नहीं है, ये गलत हो गया। मतलब सही हो जाएगा क्योंकि डेस्कटॉप और कैमरे के बीच में जिस तरीके की बात लिखी गई उस हिसाब से सही है। सम डेस्कटॉप आर नॉट सीपीयू, डेस्कटॉप का कुछ हिस्सा जो है वो सीपीयू के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ भी हम नो कंसीडर करेंगे और सम नॉट बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑल माउस कैन बी कैमरा, सारा माउस जो है वो कैमरे के अंदर हो सकता है। माउस यहाँ पे कैमरा, यहाँ पे क्या सारे माउस को कैमरा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ये गलत हो गया। क्यों? माउस का कुछ हिस्सा क्या है, सीपीयू है, सीपीयू नेगेटिव है कैमरे के लिए, तो यानी माउस का जो हिस्सा कैमरे के लिए नेगेटिव है, सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ वो कैमरे के लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो पूरा माउस कभी कैमरा नहीं बन पाएगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि पहला और दूसरा बोथ 1 and 2 फॉलोस, यानी थर्ड विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बनेगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। ये यदि आपने आंसर मार्क किया तो आपने सही किया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है ओनली रूम इज फ्लोर, नो बालकनी इज रूम एंड ऑल विंडो आर बालकनी, सम डोर आर विंडो, और फिर 3 कंक्लूजन देके फटाफट देखें और इसका आंसर जो भी आपको लगता है करिएगा। ठीक है, चलो। क्या कह रहे हैं? ओनली रूम इज फ्लोर, सारा केवल रूम फ्लोर है, यानी सारा फ्लोर किसके अंदर बनाना है? रूम के अंदर बनाना है, और सारे फ्लोर को रूम के अंदर बनाया। फिर कह रहे कोई भी बालकनी रूम नहीं है, बालकनी का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ? रूम के साथ है, बालकनी। और ऑल विंडो और बालकनी, बालकनी विंडो जो है वो किसके अंदर है? बालकनी के अंदर बनेगा। और फिर कह रहे सम डोर आर विंडो, और डोर का कुछ हिस्सा विंडो के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, तो डोर यहाँ पे बना देंगे। कुछ इस तरीके से बनता है आपका। ठीक है, बढ़िया है। चलो इरेज करके फिर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको पूरा बने। ऑल रूम आर ओनली फ्यू रूम इज फ्लोर, यानी फ्लोर, यानी ऑल फ्लोर आर रूम, ऐसा बनाएंगे। और नो बालकनी इज रूम, रूम का बालकनी के साथ नेगेटिव है, बालकनी। और ऑल विंडो और बालकनी, यानी सारा बालकनी क्या है? ऑल विंडो और बालकनी, विंडो किसके अंदर है? सम डोर और विंडो, कुछ डोर क्या है? विंडो है। पहला कंक्लूजन, नो बालकनी इज डोर, कोई भी बालकनी डोर नहीं है। बालकनी और डोर के बीच में तो सम का रिलेशन देख रहे हैं हमें। ऑल विंडो और बालकनी एंड सम डोर और विंडो, डोर का कुछ हिस्सा विंडो के साथ जुड़ा हुआ है, और डोर क्लियरली बालकनी के साथ भी रिलेशन बना लेगा क्योंकि ऑल विंडो और बालकनी है। और ये कह रहे हैं कि नो बालकनी इज डोर, तो ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हमने कहा इनको गलत कह दो। दूसरा कह रहे हैं नो फ्लोर इज बालकनी, फ्लोर इज बालकनी, फ्लोर यहाँ है, बालकनी के लिए नेगेटिव। इनका कहने का मतलब बिल्कुल सही है भाई। ये रूफ नेगेटिव है बालकनी के लिए, तो फ्लोर भी नेगेटिव हो जाएगा बालकनी के लिए। वैसे देखें तो ओनली लिखा होता है उसका भी अर्थ वही होता है कि बाकी सबके साथ नेगेटिव रिलेशन फ्लोर का बनेगा। फिर सम विंडो बीइंग रूम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ विंडो के, विंडो कहाँ है? यहाँ है, रूम यहाँ पे है। कह रहे हैं कि कुछ विंडो रूम बना सकता है, कभी नहीं बना पाएगा। क्यों? बालकनी से नेगेटिव कर दिया आपने रूम के लिए, तो विंडो जो उसके अंदर का हिस्सा है बालकनी के अंदर का, वो भी नेगेटिव हो जाएगा रूम के लिए। तो आपने कहा ये संभव ही नहीं होगा, केवल दूसरा वाला आपका सही होता है, और केवल दूसरा सही होने के लिए पहले विकल्प में दे रखा है, तो हमने कहा जी पहला विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये दिख रहा है, सम प्लैनेट आर स्टार एंड ऑल स्टार आर सन, ओनली फ्यू सन इज मून, नो मून इज अर्थ, और फिर कंक्लूजन दिए गए, फटाफट चेक करते हैं। सम प्लैनेट आर स्टार, कुछ प्लैनेट क्या है? स्टार है। सम प्लैनेट आर स्टार, और ऑल स्टार आर सन, सभी स्टार सन है। ओनली फ्यू सन इज मून, सन का केवल कुछ हिस्सा मून के साथ होगा, कुछ सन मून है, साथ में सन का कुछ हिस्सा मून के लिए नेगेटिव भी है। और फिर कहते हैं नो मून इज अर्थ, कोई भी मून क्या नहीं है? अर्थ नहीं है, तो हमने यहाँ बनाया कोई भी मून अर्थ नहीं है। ठीक है, चलो पहला कंक्लूजन देखो, सम अर्थ बीइंग प्लैनेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ अर्थ के प्लैनेट, अर्थ कहाँ है? ये है, प्लैनेट यहाँ है, कोई संबंध दिख तो नजर आ नहीं रहा हमें। और जो संबंध भी है ना, प्लैनेट का कुछ हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? सन के साथ, और वैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लैनेट और अर्थ के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सम अर्थ बीइंग प्लैनेट इज अ पॉसिबिलिटी। भैया जब किसी दो के मध्य में कुछ जानकारी आपको मुहैया ना कराई गई हो
तो आपके पास अनुमान लगाने के लिए पूरी आज़ादी है, आप कुछ भी बोलो कि इनके बीच में ये बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, सब माना जाएगा। ऑल सन बीइंग मून इज अ पॉसिबिलिटी, सभी सन के मून होने की संभावना, सन यहाँ है, मून यहाँ है। आपको पता है कि ओनली फ्यू सन इज मून बोला गया था, इसका मतलब सन का कुछ हिस्सा मून के लिए नेगेटिव है, तो पूरा सन कभी मून कभी बना ही नहीं पाएगा, इसके लिए मना किया गया है, कुछ हिस्सा नेगेटिव रखना ही पड़ेगा, तो दूसरा वाला गलत हो गया। ऑल प्लैनेट आर सन, सारा प्लैनेट जो है वो सन है, प्लैनेट यहाँ पे सन यहाँ पे, सामने से गलत दिख रहा है, हमने कहा ये गलत हो जाएगा, केवल पहला वाला सही होगा, केवल पहला सही होने का मतलब सेकंड विकल्प में ऐसा दिया हुआ, दैट इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ओनली फ्यू रेड इज येलो, केवल कुछ रेड क्या है, येलो। बनाओ भाई, पहले तो आप लोग खुद ही बना लो, आप बना लो फिर हमसे बात करो, यानी फिर मैं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसको कोशिश कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, ओनली फ्यू रेड इज येलो, रेड का कुछ हिस्सा येलो है, साथ में रेड का कुछ हिस्सा येलो के लिए नेगेटिव है, कोई भी येलो ब्लू नहीं है, येलो नेगेटिव किसके लिए, ब्लू के लिए, है ना। ओनली फ्यू ब्लू इज ग्रीन, केवल कुछ ब्लू ग्रीन है, हमने कहा जी ठीक है, ब्लू का कुछ हिस्सा ग्रीन मान लो, और साथ में ब्लू का कुछ हिस्सा ग्रीन के लिए नेगेटिव मान लो। सम ग्रीन पिंक है, कुछ ग्रीन क्या है, पिंक है, हमने कहा जी ऐसा ही मानेंगे हम, कुछ ग्रीन पिंक है। पहला कंक्लूजन कह रहे हैं सारा रेड जो है नीला है, लाल ये है, नीला कहाँ है, यहाँ है। वैसे देखो लाल और नीला के बीच में तो नेगेटिव रिलेशन है, लाल का कुछ हिस्सा पीला है, पीला नेगेटिव नीला के लिए, तो लाल का कुछ हिस्सा नीला के लिए नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव बात नहीं कह सकते हम जब नेगेटिव बात पता हो। सम पिंक आर ब्लू, कुछ पिंक ब्लू है, पिंक कहाँ है, ये है, और ब्लू यहाँ पे, इनके मध्य कोई रिलेशन दिख नहीं रहा, हमने कहा जी गलत मान लो। नो येलो इज पिंक, कोई भी पीला गुलाबी नहीं है, पीला यहाँ गुलाबी यहाँ पे, फिर से कोई संबंध नहीं, हमने कहा जी गलत हो गया। सम पिंक ब्लू, नो येलो पिंक, और ऑल रेड ब्लू, कोई भी इसमें से सही होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो पहला विकल्प आप सही आंसर के रूप में मार्क करेंगे, यानी कोई भी फॉलो अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, आया समझ। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये कुछ कोडिंग एंड डिकोडिंग के सवाल हैं, फटाफट इसको निपटाते हैं, मतलब निपटाते हैं मतलब आप इसको करेंगे, आंसर आपका जो भी बनेगा, और देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ये इनमें से कोड TIB ZDE और FET किसके लिए कोड है, ये बोल के आपको आंसर करना है कि ये किसका कोड बनेगा। हार्ड, अंडर रूफ, वर्ड, अंडर ट्री, अंडर वन रूफ, कांट बी डिटरमाइन, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया हम चलते हैं, सबसे पहले तो ये देखने का प्रयास करते हैं ये कहाँ मिल जाएगा हमें, यानी TIB और FET और ZDE, TIB FET और ZDE यहाँ पे मिल रहा है इस वाले सेंटेंस में। फिर देखो ये तीनों और कहीं जो है वो ZDE तो चलो हमें मिल रहा है, TIB इसमें मिल गया, FET कहीं इसमें, तो ZDE और TIB इसमें भी कॉमन हमें दिख रहा है। ये दोनों सेंटेंस में आपको हार्ड टू फाइंड वर्ड अंडर वन रूफ, अंडर वन बॉल ट्राई टू स्कोर, अंडर और वन है ना, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं, अंडर और वन कॉमन दिख रहे हैं, और कुछ बॉल ट्राई टू स्कोर, अच्छा एक टू भी है कॉमन इसमें दिख रहा है, और टू कौन सा है, टू DLO आई थिंक, दोनों में कॉमन नहीं भैया, कुछ और कॉमन है, हाँ आसान नहीं है ये, हार्ड टू फाइंड वर्ड अंडर वन रूफ, और यहाँ कह रहे हैं अंडर वन टू बॉल ट्राई टू स्कोर, टू भी कॉमन है भाई, और टू कॉमन होने का मतलब TIB ZDE हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, DLO NYH यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, और तीनों में कॉमन टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू है, और इसमें भी टू कॉमन है, तो इसका मतलब NYH किसके लिए चला गया, टू के लिए चला गया। हटा दो भैया NYH को, ZDE और TIB के लिए कोड अब हमें दिख रहा है अंडर वन, है ना, अंडर और वन, ये तो बात बिल्कुल कंफर्म हो गई, अंडर और वन ये इसमें दिया हुआ है। और फिर क्या रूफ इसके लिए बनेगा, अब देखो एक और जो स्थिति में क्लियर हो रहा है हमें, वो कौन सा था, कहाँ चला गया भैया, FET है ना, TIB FET यहाँ पे है, FET और कहीं है, FET कहीं और है ही नहीं है, इसका मतलब अगर ये कहीं और नहीं है तो इसका कोड भी, वर्ड भी कहीं और नहीं होगा, और ऐसा शब्द ढूंढ लो जो कहीं और ना हो, जैसे हार्ड कहीं और है तो ये नहीं हो सकता, टू कहीं और नहीं हो सकता, फाइंड देखो कहीं और है क्या, फाइंड यहाँ पे है ये नहीं हो सकता, वर्ड कहीं और है ये भी नहीं हो सकता, अंडर वन रूफ बच रहा है,
रूफ कहीं और है क्या? रूफ आपने कहा जी कहीं और नहीं है, इसका मतलब पक्का ये रूफ के लिए कोड है। और यदि ये रूफ के लिए कोड है इसका मतलब अंडर वन रूफ, तीसरा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आओ, अच्छा सवाल था। बीट द बॉल स्कोर, इसके लिए कोड क्या बनेगा? फाइंड द कोड फॉर बीट द बॉल स्कोर। अब देखो बीट द बॉल, बीट द बॉल स्कोर जहां पे सबसे ज्यादा मिल जाए, स्कोर बॉल द बॉल, बॉल द बॉल, द बॉल। हाँ देखो बॉल यहां मिल गया, यहां मिल गया, और कहीं ये बॉल नहीं है, इन दोनों में बॉल कॉमन है। फाइंड बॉल अंडर द ट्री, अंडर वन, अंडर इन दोनों में कॉमन है, अंडर यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ इन दोनों में जो कॉमन हो, जो यहाँ कॉमन ना हो, वन और ट्राई टू स्कोर। ठीक है, पहले हम बॉल के लिए कोड निकाल लेते हैं जी भैया। बॉल के लिए कोड निकालने जाएंगे इन दोनों में, तो यदि देखो तो इन दोनों में कॉमन जो चीज इन दोनों में कॉमन यहाँ ना हो, क्योंकि जो अंडर है वो यहाँ पे कॉमन दे रखा। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो है NYH नहीं है, ZDE नहीं है, RUB नहीं है, और RUB नहीं है, DLO ठीक है, BLE BLE है। चलो भाई ये यहाँ पे, पर इस जगह पे BLE नहीं है, इसमें है क्या? नहीं है, बिल्कुल सही, BLE कोड हो जाएगा बॉल के लिए, तो BLE। चलो भाई बॉल का कोड हो गया। बीट के लिए कोड देखो, इसमें बीट यहाँ है, और बीट 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 बीट, हार्ड टू फाइंड वर्ड अंडर, फाइंड अंडर ट्री, अंडर द बॉल, ट्राई टू स्कोर। बीट कहीं और नहीं है, ये शब्द का जो भी कोड होगा कहीं और नहीं होना चाहिए। हमने कहा FOP कहीं और है जी, बता दो। नहीं, FOP कहीं और है, नहीं हो सकता। RNU कहीं और यूज हुआ है, हाँ जी हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। KIR कहीं यूज हुआ है, हाँ हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। NHY कहीं यूज हुआ है, हाँ हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। DLO कहीं और हुआ है, हाँ हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। QSP कहीं और हुआ है क्या? QSP कहीं और नहीं हुआ है, पक्की बात है। बीट के लिए QSP कोड बनेगा। द का कोड हमने पहले ही निकाल रखा था, पर फिर भी देख लो, द यहाँ पे और इसमें भी है, इसमें नहीं। ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ड, और हार्ड टू फाइंड अंडर, फाइंड अंडर द ट्री, और द, इन दोनों में द कॉमन है। ट्राई हार्ड, हार्ड टू बीट द वर्ड, और फाइंड बॉल अंडर द ट्री, कोई और कॉमन नहीं है, द कॉमन है इन दोनों में। और इन दोनों में एक ही चीज कॉमन कौन सी दिख रही है, इसमें और इसमें देखो, तो आप अगर देखो FOP कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, FOP हो जाएगा द के लिए। स्कोर का कोड देख लो, यहां से स्कोर यहाँ पे दे रखा है, और कहीं है क्या स्कोर? फाइंड वन अंडर, हार्ड टू रूफ अंडर द ट्री। ओके, स्कोर कहीं और नहीं है ना, पहले सेंटेंस में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे में नहीं है, चौथे में स्कोर नहीं है। स्कोर के लिए कोड फिर आपको ऐसा कोड जो कहीं और ना हो। NYH हमें कहीं और दिखाता है, ये नहीं हो सकता। ZDE देखो, ZDE कहीं और, ये नहीं हो सकता। RUB कहीं और है क्या? RUB इसमें कहीं और RUB नहीं है, ये हो सकता है ना। DLO कहीं और यूज हुआ था, ये नहीं हो सकता। BLE ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। TIB है ना, BLE कहीं और था, TIB कहीं और यूज हुआ है, TIB कहीं और यूज हुआ है, तो RUB बनेगा, है ना। GSP, FOP, BLE, RUB तीसरे विकल्प में दिया, सो वही आपका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, स्कोर का कोड क्या बनेगा? स्कोर का कोड क्या बनेगा, बोलो। स्कोर का कोड होना चाहिए, स्कोर यहाँ पे, और स्कोर के लिए अभी कोड हम लोग निकाल के चले हैं। कहीं और जो ना हो वही आपका कोड बनेगा। और NYH कहीं और, क्योंकि स्कोर शब्द कहीं और नहीं है, NYH कहीं और दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं हो सकता। ZDE भी कहीं और वहां यूज हुआ है, नहीं हो सकता। RUB कहीं और यूज हुआ है, RUB नहीं हुआ है, तो यही एक संभावना थी। RUB, DLO कहीं और यूज हुआ था, DLO देखो तो यहाँ पे यूज हुआ था, ये नहीं हो सकता। BLE यहाँ पे यूज हुआ है, नहीं हो सकता। TIB यहाँ पे यूज हुआ, नहीं हो सकता। RUB केवल बच रहे हैं, रब सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका राइट आंसर बनेगा। फाइंड द कोड फॉर द ट्री, द के लिए कोड हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, द के लिए कोड निकाला था। जो कोड निकालिए उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए, क्योंकि कई बार आपको प्रश्न में उसकी जरूरत पड़ सकती है। जैसे यहाँ पे पड़ गई, द ट्राई हार्ड टू बीट द वर्ड, फाइंड बॉल अंडर द ट्री, केवल द कॉमन है, और इन दोनों में FOP कॉमन है। द के लिए कोड बनेगा FOP,
ट्री कहाँ है, यहाँ पे है। ट्री कहीं और है, पहले सेंटेंस में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में है, चौथे में नहीं है। तो ट्री का कोड जो होना चाहिए वो कहीं और नहीं होना चाहिए। BLE कहीं और है, FOP कहीं और है, BHU देखो कहीं और है क्या, BHU कहीं और नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसमें BHU कहीं नहीं है। ये हो सकता है कोड आपके ट्री के लिए। YUG यहाँ पे ये कोड नहीं होना चाहिए। TIB भी कहीं और था, यहाँ पे था, नहीं हो सकता। BHU ही केवल बन रहा है, BHU ये आपका बनेगा। तो FOP BHU कौन से विकल्प में दिया, फर्स्ट वाले में, दैट इज द करेक्ट आंसर। वर्ड हार्ड टू फाइंड, वर्ड हार्ड टू फाइंड, इस तरीके से आपको निकालना है, वर्ड हार्ड टू फाइंड। ओके, 2 का कोड हम पहले निकाल चुके हैं, हार्ड का कोड हम निकाल चुके थे, शायद पहले हार्ड का कोड निकाल लिए थे, और फाइंड का भी कोड निकाल चुके हैं। वर्ड का केवल कोड आपको देखना था, और वर्ड यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में केवल है ना। वर्ड हार्ड टू फाइंड, वर्ड और टू इन दोनों में कॉमन है ना। वर्ड कॉमन है और टू कॉमन है। फाइंड है कहीं इन दोनों में कॉमन नहीं है। ट्राई हार्ड बीट द, ट्राई हार्ड, हार्ड यहाँ पे है, चलो ठीक है, हार्ड भी मिल जाएगा आपको, ठीक। और बीट द, फाइंड वन रूफ नहीं, अंडर वन रूफ। तीन जो चीज इन दोनों में कॉमन हो वो आपका वर्ड के लिए, हार्ड के लिए और टू के लिए कोड मिल जाएगा। बाकी बच्चे का फाइंड का कोड अलग से निकाल लेना। यहाँ पे देख रहे हैं फाइंड है ना, यस में भी फाइंड है, वो हम मैच कर लेंगे, ठीक। तो तीन चीज कौन सी कॉमन है इसमें, एक देखो इन तीनों में TIB कॉमन है क्या, नहीं। FOP इनमें नहीं है। RNU, इसमें RNU है, एक ये हो गया। KIR दोनों इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। NYH भी इस दोनों में है। DLO नहीं है, और QSP, ये तीन बनेगा, RNU KIR NHY, RNU KIR और NHY, RNU KIR NHY, ये सी में है, ये तीनों और कहीं नहीं है। RNU KIR NHY ये चौथे में ही दिया हुआ है, बस ये आपका आंसर बनेगा, कंफर्म है। YUG किसके लिए कोड बन रहा है, क्या जो आपका फाइंड वर्ड है इसके लिए YUG बनेगा। देखो फाइंड यहाँ पे है, और एक जगह और मुझे फाइंड दिख रहा था, हाँ यहाँ पे फाइंड है इन दोनों सेंटेंसेस में। हार्ड टू फाइंड वर्ड अंडर वन रूफ, फाइंड बॉल अंडर द ट्री। अब यहाँ अंडर के लिए कोड इसमें इसमें इसमें, और इन दोनों में और कुछ कॉमन, तीनों में फाइंड हार्ड, फाइंड नहीं, इन दोनों में हार्ड टू फाइंड वर्ड अंडर, फाइंड बॉल अंडर द ट्री। चलो अंडर का कोड निकाल देंगे। इन तीनों में जो चीज कॉमन हो, एक ही चीज कोई तीनों में कॉमन है, यहाँ पे और यहाँ पे। TIB FET NY KIR, ओके ठीक है। इन तीनों में एक चीज जो कॉमन हो, और वो है ZDE नहीं है, BLE नहीं है, BLE इसमें है नहीं है, FET नहीं है, TIB नहीं है, FOP इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है। BHU नहीं है, YUG इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें है, इसमें नहीं है। TIB इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में TIB। ये किसके लिए हो जाएगा, जो तीनों में दे रखा है, अंडर के लिए कोड हो जाएगा। TIB को छोड़कर जो बाकी इन दोनों में कॉमन दिखे, TIB को छोड़कर FET इन दोनों में कॉमन नहीं है, NHY कॉमन नहीं है, YUG कॉमन है, KIR कॉमन नहीं है, RNU कॉमन नहीं है, ZDE कॉमन नहीं है, YUG कॉमन है। इसका मतलब जो आपका इन दोनों में केवल कॉमन है, इसमें नहीं है, अंडर को छोड़ने के बाद वो फाइंड है, तो YUG बनेगा, चौथा विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा। बहुत ज्यादा टाइम किल करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सेट इन अ स्ट्रेट लिनियर रो फेसिंग टुवर्ड्स अ नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, G sit second from an extreme end, only 3 persons sit between G and E. B fifth to the left of R, 6 persons sit between R and E. A who is third to the left of E is adjacent to G. Okay. हाँ, yes. ये लाइन बड़ी मजेदार है, पढ़ लिया आप लोगों ने, इसको ट्राई जरूर करिएगा। देखो ये लाइन, G sit second from one of the extreme end, और ये जो कह रहा था कि 6 persons sit between R and E,
ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई इज एडजेसेंट टू जी। ई के जो लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है ना, वो जी का पड़ोसी है। अब अगर जी दाईं तरफ से सेकंड पोजीशन पे, मान लो फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे दाईं तरफ से, तो दरअसल बात ये वाली इसमें प्रॉब्लम आएगी। क्या कह रहा है? ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई इज एडजेसेंट टू जी। ए जो ई के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, अब यहां मान लो ई के लेफ्ट में थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड यहां ई होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर ई के लेफ्ट में, यानी यहां पे जी फिर सेकंड पोजीशन नहीं रह जाएगा, जी एक एंड से दाएं से तीसरे पे हो जाएगा। यानी ये वाली प्रॉब्लम यहां पे है, और यही प्रॉब्लम का खात्मा करने के लिए हम क्या समझेंगे कि हमें जी को इस तरफ से सेकंड तरफ से, तो मैं पहले यही ऑब्जर्व कर रहा था, जी सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो मैंने कहा भैया पहला और दूसरा, ये जी हो गया एक एंड से, मैंने कही जी यहां पे हो गया। सारे नॉर्थ में देख रहे हैं ना, ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। अब जी और ई के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 और 3 व्यक्ति हैं। ई को आप किधर बनाओगे? यहां पे बनाओगे, ठीक है। 3 पीपल सिट बिटवीन जी एंड ई। बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। बी आर के बाएं छठे स्थान पे, छोड़ो अभी। 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ई। ई और आर के बीच में 6 जन है, तो 1 2 3 4 5 6, और फिर आप आर को यहां बनाओगे। एक तो ये है, ई से आर इधर 6 जन नहीं बना सकते, 1 2 3 4 5 ही जाएगा, छठा इधर नहीं जा पाएगा, तो आर को उधर ही आपको बनाना पड़ेगा। बी इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के दाएं 5वें स्थान पे बी। अब हम इस वाली लाइन को पिक कर ले रहे हैं भैया। बी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ आर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमने किसको रखा? बी को रखा। फिर 6 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड ई, ठीक है। ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के बाएं तीसरे स्थान पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई इज एडजेसेंट टू जी। वो ए जो है वो जी के पड़ोस में, अब देखो बन रहा है, ए जी के पड़ोस में आ रहा है, ओके। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आर। एफ और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो आर यदि यहां है, एफ के बीच में 2 व्यक्ति, तो एफ यहां भी हो सकता है और इधर भी जा सकता है। हु इज नॉट एन एक्सट्रीम एंड, यानी आर के लिए बोल रहा है, आर किसी अंतिम छोर पर नहीं है, ठीक है। अभी ये लाइन हम बाद में डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि आपका एफ इधर भी हो सकता है ना, और 1 2 का गैप करके एफ को आप इधर भी बना सकते हो। दोनों ही स्थिति में जो आपका आर है, अब अगर इस वाले में देखें तो आर एक्सट्रीम एंड पर अभी फिलहाल बन रहा है, यदि एफ को आप यहां बना रहे हो, पर आगे लाइन भी देखने की जरूरत है कि ऐसा क्या बनेगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ whom? एफ इज सेम। एफ के दाएं जितने लोग हैं उतने ही लोग आने चाहिए किसके? राइट ऑफ एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जी एंड ए। तो भैया जी और ए के बीच में कोई नहीं है, यानी एफ के दाएं कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अब ये बात स्पष्ट करता है कि एफ जो है, आर और एफ के बीच में हमें एफ को यहां पे लेके आना चाहिए, ताकि एफ एक्सट्रीम एंड पर आ जाए और एफ के दाएं कोई व्यक्ति ना चढ़े, ठीक है, क्योंकि जी और ए के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है। ये ऐसा बनाने के बाद फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर लेंगे। पहला सवाल आपके सामने यहाँ पे, 4 इनमें से एक समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है? और आर ई ए जी एफ, आर ई ए जी और एफ, एफ जो है एक्सट्रीम एंड पर आ रहा है, तो हमारा एफ विकल्प जो 5वें विकल्प में दे रखा है वो अलग हो जाएगा। अगला देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं? तो ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, 1 2 3 4 लोग हमें मिल रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, जो कि तीसरे विकल्प में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी पर्सन नॉट गिवन। कितने लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं दी गई, तो हम बोलेंगे भैया देखो जो खाली स्थान है वही गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो 10 लोग कौन है, और इसीलिए हम चौथे विकल्प को आंसर के रूप में मार्क करेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू बी। ई जो है वो बी के सापेक्ष किस दिशा में, कहाँ पे है? ई बी के बाईं तरफ दूसरे स्थान पे दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे ई जो है सेकंड टू द लेफ्ट आएगा, और सेकंड ऑप्शन में दिया। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी के बाईं तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं? तो बी के बाएं 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठे हुए हैं, यानी हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, और जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। ये आपके 25 क्वेश्चन थे। मॉक टेस्ट देना बेहद जरूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दिया करिए, है ना, रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दिया करिए।
और मॉक टेस्ट दीजिए और यहाँ पे आप उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं, हमारे साथ भी कर सकते हैं। आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय, टेक केयर, खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जम के पढ़िए, जल्दी सेलेक्ट हो जाइए। थैंक यू सो मच, बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.